Yes guys, good morning all of you. See, today we continue with chapter 1 in commerce, your OC, organization of commerce, that is nature, purpose and scope of business, and our today's topic is commerce. देखो कॉमर्स स्ट्रीम भी होता है जो आपने लिया हुआ है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है. फिर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट भी होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स कहते हैं. और उसके अलावा कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो कॉमर्स होता है जो ट्रेड को सपोर्ट करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज. क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी सर्विसेज. मतलब ये सर्विसेज हैं जिसकी वजह से ट्रेड इजी हो जाता है, या आप बोल सकते हो इसके बिना आज की डेट में ट्रेड पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें के बिना तुम सोच लो क्या बिजनेस पॉसिबल है आज? बैंकिंग के बिना, ट्रांसपोर्टेशन के बिना, ये तो चाहिए ही चाहिए. बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए. कम्युनिकेशन भी होता ही है. गोडाउन्स चाहिए हमको, वेयर हाउसेस मतलब गोडाउन्स. ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एक जगह से. इसको कॉमर्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स भाषा में ज़्यादातर ट्रांजिट बोलते हैं. ट्रांजिट का मतलब वही ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू. तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है. ये सारी सर्विसेज को जिससे भी आपका ट्रेड इजी हो जाता है, बिजनेस पॉसिबल है, इन सारी सर्विसेज को ऑक्सिलरी सर्विसेज कहा जाता है और उसी को कॉमर्स कहा जाता है. ठीक है, इट सपोर्ट्स योर ट्रेड. सी, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. कॉमर्स का मतलब है ट्रेड. ठीक है, लेकिन खाली ट्रेड नहीं. जनरली हम लोग कॉमर्स को जानते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज से. These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agents. The world has become a global village from point of view of trade and its auxiliary services. क्योंकि देखो ग्लोबल विलेज क्यों बोला गया है, और जनरली ग्लोबल विलेज कब से हो गया पता है? ग्लोबलाइजेशन से. 1991 में एलपीजी आया था. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हम हमारे बॉर्डर्स खोल चुके हैं. हम दूसरी कंट्री के साथ डील कर, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुनते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है. आप दूसरी कंट्री से परचेज या सेल कैसे करोगे? ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करोगे अगर हमारे द्वार, हमारी बाउंड्रीज क्लोज है तो? ठीक है, तो ग्लोबल विलेज इसलिए हो चुका है कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री के साथ डील कर सकते हो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले अगर किसी और कंट्री के साथ आपको डील करना है तो आपको ईमेल वगैरह ये चाहिए. ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन चाहिए, फिर बैंकिंग चाहिए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आपको इंश्योरेंस चाहिए. गुड्स आ जाने के बाद आपको वेयर हाउसिंग चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? आपके ट्रेड को, आपके बिजनेस को पॉसिबल करवा रही है, जिसे ऑक्सिलरी सर्विसेज, जिसे कॉमर्स कहा जाता है. The world has become a global village from the point of view of trade and its auxiliary services. Characteristics में trade is a part of commerce. कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज. ठीक है, कॉमर्स के अंदर मतलब कॉमर्स ज़्यादा वाइडर है. कॉमर्स वाइड, यहाँ पे देखो नैरो और वाइडर का मतलब क्या होता है पता है? अगर एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ इंक्लूड हो जाती है मतलब वो वाइडर हो गया. कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ जाता है. कॉमर्स के अंदर ट्रेड, कॉमर्स का मीनिंग क्या बताया? कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. मतलब कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती है तो कॉमर्स वाइड हुआ. ठीक है, कॉमर्स भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. इट इंक्रीजेज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. तो इन सर्विसेज से क्या होता है? टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी. क्योंकि एक जगह गुड्स बनते हैं, दूसरी जगह जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से. ठीक है, इसका टाइम यूटिलिटी मतलब सही समय पे गुड्स यूटिलाइज हो रहे हैं. ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस. और ऑक्सिलरी सर्विसेज डिमांड ओरिएंटेड है, मतलब उसकी काफ़ी डिमांड है और कंटिन्यूसली ये सर्विसेज हमारे बिजनेस में चाहिए होती है. इफ़ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर्स एट फ्रेश. देखो कभी भी गुड्स जो महंगाई आप देख रहे हो ना, ये बीच की वजह से होती है. बीच की वजह से मतलब मीडिएटर की वजह से, प्रोडक्शन से. जैसे काफ़ी बार आपने सुना होगा अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्टली गुड्स उठाओ ना तो आपको सस्ते पड़ेंगे. इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले भी सोशल में दिया था, जीनस टीवी.
ठीक है, अपने यहाँ पे गलपादर रोड पे जीनस का शोरूम है, टीवी बनाता है, और उसका आउटलेट एक गांधीधाम में भी है। ठीक है, आउटलेट जनरली बोलते हैं फैक्ट्री के बाहर जो छोटा सा शोरूम या दुकान बना के रखते हैं उसको आउटलेट बोलते हैं। तो आप वो जीनस की टीवी लेने जाओगे, ठीक है, बट वैसे कि दूसरी टीवीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करते हो सोनी की टीवी या क्या, तो कंपैरेटिवली सोनी का साउंड मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जीनस की टीवी में भी काफ़ी फंक्शंस हैं, तो कंपैरेटिवली वो टीवी सस्ता क्यों मिल रहा है इतना। पहले लोगों को ऐसा लगता था अरे टीवी इतना सस्ता, फीचर्स नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि मीडिएटर नहीं है भाई। आपका जो टीवी बाहर से आता है, कोई जापानीज़ कंपनी टीवी बना दी है, ठीक है, वो टीवी इंडिया के अंदर आ रहा है तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं। ठीक है, मैंने इसको चीज़ बेची, इसने उसको बेची, इसने उसको बेची, सबका मार्जिन आ रहा है, सब कमा रहे हैं, तो कस्टमर को तो महंगी पड़ेगी ना। और कस्टमर डायरेक्टली मेरे यहाँ से उठाएगा तो चीज़ सस्ती पड़ेगी, क्योंकि मीडिएटर मैं कमाऊँगा लेकिन मैं उतना भी महंगा नहीं बेचूंगा, ये लोग सब अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे, समझ में आया। तो अगर ऑक्सिलरी सर्विसेज हमें रीजनेबल प्राइस पे मिले तो हम भी सामने क्या करेंगे, हम कस्टमर को फेयर प्राइस में बेचेंगे, मतलब कस्टमर को उतना महंगा नहीं मिलेगा। तुमने एक और एग्जांपल इसका देखता हूँ, तुमने वो संजय दत्त की वास्तव मूवी देखी कभी, वो 50 तोला वाली, कभी देखी हो या उसमें ऐसा ही उसने वो पूरा जो उसका दिखाया है सिनेरियो, ठीक है, कि गैंगस्टर वगैरह जो भी बन जाता है, उससे पहले वो सिंपल सा एक इंसान होता है और उसने पाव भाजी का एक बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। तो लेकिन वो पहले कैसे भाई, चौल, वहाँ पे चौल बोलते हैं, छोटे से जो घर होते हैं रूम वाले, ठीक है, चौल वगैरह बोलते हैं अहमदाबाद मुंबई के अंदर। तो छोटे से चौल में रहता था, छोटा सा घर था उनका, और ऐसे कैसे गली के लड़के भाई तुम जैसे घूमते रहते हैं भाई, कोई कुछ नहीं करेंगे मस्ती वाले। तो उसके फादर को जब उसने बोला कि मुझे पाव भाजी का स्टार्ट करना है, तो पहले तो फादर नहीं माने कि ये तो पैसा वेस्ट कर देगा मेरा। फिर उसके फादर माने तो बोले मैं प्रोविडेंट फंड में से पैसा उठा के दे रहा हूँ, देख मेरी मेहनत की कमाई है और तू वेस्ट नहीं करना। पर उसने पूरा प्लान अपने फादर को समझाया। उसने बोला देखो वो जो पाव भाजी उसका ही कोई आसपास में होगा जो पाव भाजी लगाता होगा, तो बोले वो यहाँ से ख़रीदता है चीज़ें, इतने में आती है, वहाँ से ख़रीदता है, मैं ख़रीदूँगा बोरीवली से, इतने में आएगा आलू और ये इतने में आएगा। तो उसने कंपैरिजन बता दिया कि मैंने सस्ता उठाऊँगा, मैं सस्ता उठाऊँगा। बोले वो 20 रुपये प्लेट बेचता है और 5 रुपये कमाता है, मैं 15 रुपये प्लेट बेचूँगा, मैं 4 रुपये कमाऊँगा। तो उसने पूरा हिसाब बता दिया। तो ये बोलने का मतलब क्या कि अगर आप चीज़ सस्ती उठाते हो तो सामने कस्टमर को भी कंपैरेटिवली सस्ती, अपना मार्जिन तो रखोगे ही लेकिन कस्टमर को भी सस्ती मिलेगी करके। तो बीच की जो सर्विसेज है वो अगर रीजनेबल भाव पे आपको मिल जाए ना, तो सामने आप कस्टमर को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है करके। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ज़्यादातर ये आंसर 2 मार्क में आता ही आता है, ज़्यादातर हर स्कूल में। देखो यहाँ पे भी आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखना। हाँ भाई, कुछ टीचर्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बिना नहीं चलाती है, कुछ स्कूल्स में चल जाएगा और बोर्ड में भी है तो आपको लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। सबसे पहले मीनिंग, ट्रेड का मीनिंग सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड रिटर्न ऑफ। वैसे पहले ये भी समझाया था इन्होंने ट्रेड कि जब हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स आ रहे हैं, लेकिन वो बार्टर सिस्टम होता है। एग्जैक्टली ट्रेड में पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। जब गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आप गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो या गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फिर कॉमर्स के अंदर जनरली क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू। स्कोप क्या है ट्रेड का, लिमिटेड है, और सामने स्कोप कॉमर्स का क्या है, वाइडर, बिकॉज ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स। पार्टीज में बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। तो बोला गया है दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं ज़्यादातर और भरोसा रखती हैं एक दूसरे पर। यहाँ पे कॉमर्स के अंदर बोथ द पार्टीज में भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज अलग अलग जगह पे हों, डिस्टेंट प्लेसेस पे हों, इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्री। अब ध्यान देना, अब तक तुम इंडस्ट्री जो समझ रहे थे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का मतलब ही कुछ और बताया है। ठीक है, इंडस्ट्री जनरली एक ऐसा प्लेस है जहाँ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, ताकि आप उसे कंज्यूम कर सको।
अब कंज्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंजप्शन का मतलब हम यूज़ करते हैं, भाई हमने खाया, लेकिन कंजप्शन का मतलब होता है यूसेज। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स, मतलब तैयार माल जिसको आप यूज़ कर सको, उसे फिनिश गुड्स कहा जाता है। 3 लेवल होते हैं जनरली, रॉ मटेरियल होता है, फिर काफ़ी बार सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, मतलब आधा तैयार गुड्स, आधा तैयार माल, और फिर पूरा का पूरा तैयार जिसे फिनिश गुड्स कहा जाता है, जो इंसान यूज़ कर सकता है। See, a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an इंडस्ट्री। एक ऐसी जगह है वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, और कुछ ना कुछ हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि इंसान यूज़ कर सके। इस प्रोसेस को इंडस्ट्री कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, ठीक है, वुड में से आप फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर इंसान यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम द रॉ कॉटन, कॉटन में से हम लोग क्लोथ बनाते हैं, ठीक है। Now production economic activity change in the form of raw material production of different articles, utility, and in addition to them the use of human labor, natural resources and machines are considered as the characteristics of। तो देखो, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रॉ मटेरियल में चेंज आना, अलग अलग आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होना, आर्टिकल्स मतलब आइटम्स, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू दैम यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन लेबर के बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स में समझाया जाएगा आगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 चीज़ें होती है, मैंने सोशल में भी शायद आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नहीं, अब इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया है, पहले एंटरप्रेन्योर बोलते थे, अब एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो यहाँ पर इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर नहीं होगा तो सारी चीज़ों का इकट्ठा मिक्सअप या एक दूसरे से कनेक्ट कौन करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स आर कंसिडर, ये सब इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहला है प्राइमरी, दीज इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज। प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये नेचर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। इसको प्राइमरी इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है, ये इंडस्ट्री नेचर के साथ। So these industries are fundamental industries that are connected with sea, land and air। ये तीनों ही चीज़ें नेचर में आती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन, रिलाइड मतलब डिपेंड, ठीक है, किस पे डिपेंड है? नेचर पे। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड, ठीक है। एनिमल जो एग्रीकल्चर है ज़मीन पे किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो एनिमल वगैरह, हाँ ठीक है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो ये पशु पालते हैं और उनका बिजनेस करते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग मतलब ये हमारे चिकन्स वगैरह, ठीक है, हेन्स वगैरह जो मुर्गी, ये सारी की सारी कहाँ की जाती है? ये की जाती है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है ये। और फिशरीज इज़ कनेक्टेड विद द, जो फ़िश का बिज़नेस है, फिशरीज़ मतलब फ़िश का जो बिज़नेस है, जो मछुआरे वो लोग होते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं, वो सी के कनेक्टेड है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। क्या हुआ? मछली की याद आ गई? हाँ, अच्छा, इसको मछली बोलते हो, ओके। किस हिसाब से मछली है? मछली के अंदर कांटा होता है। देखो, हियर the natural wealth is processed to make it consumable and it's supplied to the customer। तो बोला गया है कि यहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हमें मिलती है उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है और उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको तैयार करेंगे तब जाके उस ह्यूमन जो है उसको एडेप्ट करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो होती है नेचर से हमें मिलती है, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करते हैं और यूजेबल बनाते हैं इंसान के लिए। एग्जाम्पल, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है, इट हैज़ अ वाइड स्कोप। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड बिसाइड्स दिस इट इज़ वेरी नियर टू। टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ मतलब जो फाइनली एक तरह से कस्टमर उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू कस्टमर्स एंड इट इज़ सपोर्टेबल टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री।
The products obtained from the primary industry and secondary industry are made more consumable for customers with different processes. तो इस tertiary industry में जो प्राइमरी इंडस्ट्री से और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, अब इसमें ध्यान दे थोड़ा, वो भूल जाओ, वो दोनों इंडस्ट्री में से जो प्रोडक्ट आते हैं उसके ऊपर और भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ताकि कस्टमर यूज़ कर सके। तो ये कहाँ होता है? ये टर्शियरी इंडस्ट्री में होता है। एग्जाम्पल, डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। टर्शियरी इंडस्ट्री also includes the services of banking, insurance, transportation, warehousing, agents, communication, etc. Example, production of wheat क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है क्योंकि नेचर से कनेक्टेड है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर फ्रॉम व्हीट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, आटा जो हम बनाते हैं गेहूं में से पिसाई करके, ठीक है, दैट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। और उस आटे में से जो भी बनता है ब्रेड, बिस्किट, ठीक है, वो सब आ जाता है टर्शियरी में। समझ में आया? ओके।